नमस्कार। आज बात करते हैं आधुनिक इतिहास के शायद सबसे दर्दनाक पन्नों में से एक की, भारत का विभाजन। ये वो कहानी है जहां आज़ादी का सूरज तो उगा, लेकिन अपने साथ उम्मीद की रोशनी के अलावा एक बहुत गहरा जख्म भी लेकर आया। महान शायर फैज़ अहमद फैज़ ने अपनी नज़्म में उस एहसास को जैसे शब्दों में पिरो दिया था। एक ऐसी सुबह जिसका सदियों से इंतज़ार था, लेकिन जब वो आई तो वो सुबह नहीं थी जिसके सपने देखे गए थे। ये तो एक दागदार उजाला था। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, करीब करीब 1.5 करोड़ लोग। सोचिए, इतने लोगों को अपने घर, अपनी जमीनें, अपनी यादें, सब कुछ पीछे छोड़कर एक अनजान सफर पर निकलना पड़ा। ये इंसानी तारीख में हुए सबसे बड़े माइग्रेशंस में से एक था। और इस उथल पुथल के साथ आई नफरत और हिंसा की एक ऐसी लहर जिसमें माना जाता है कि लगभग 20 लाख लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। औरतें, बच्चे, बूढ़े, कोई नहीं बचा। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? जो सुबह जश्न की होनी चाहिए थी वो मातम में कैसे बदल गई? चलिए इसका जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास में और उन वजहों को समझने की कोशिश करते हैं जिन्होंने इस भयानक त्रासदी की नींव रखी। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि बंटवारा कोई एक दिन में हुआ हादसा नहीं था। इसके बीज तो दशकों पहले ही बो दिए गए थे, अंग्रेजों की नीतियों और उस वक्त की सियासत में। बात शुरू होती है 1857 से। उस साल हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका था। इस एकता ने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी और इसी के बाद उन्होंने अपनी सबसे मशहूर पॉलिसी अपनाई, डिवाइड एंड रूल। मतलब इन दोनों समुदायों को आपस में लड़ाओ, इनके बीच शक पैदा करो ताकि ये दोबारा कभी एक होकर हमारे खिलाफ खड़े ना हो सके। और इसका असर देखिए कितनी तेजी से हुआ। 1905 में उन्होंने बंगाल को हिंदू और मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इलाकों में बांट दिया। फिर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी, जिसका मकसद था मुसलमानों के हितों की बात करना। और फिर 1909 में आया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, जिसने एक ऐसी चीज लागू की जिसने दरार को और भी गहरा कर दिया। वो चीज थी पृथक निर्वाचक मंडल या सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अब ये था क्या, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब था कि मुस्लिम वोटर्स सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट दे सकते थे और हिंदू वोटर्स हिंदू को। इसने सियासत में धर्म को सीधे सीधे घुसा दिया। अब लोगों की पहचान एक हिंदुस्तानी से पहले एक हिंदू या मुसलमान की बन गई। और जब राजनीति ही धर्म के नाम पर होने लगी तो फिर दोनों तरफ से ऐसे संगठन भी बनने लगे जो सिर्फ अपने अपने धर्म की बात करते थे। 1906 में मुस्लिम लीग तो बनी चुकी थी, फिर 1915 में हिंदू महासभा और 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS का गठन हुआ। अब हम उस दौर में चलते हैं जहां से कह सकते हैं वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। बातचीत और समझौते की जगह अब ऐसी मांगों ने ले ली थी जिन पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता था। इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा थे मोहम्मद अली जिन्ना। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन अपने करियर की शुरुआत में जिन्ना को सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का एम्बेसडर तक कहा था। वो खुद सेपरेट इलेक्टोरेट्स के खिलाफ थे, लेकिन धीरे धीरे सियासत ऐसी बदली कि वही जिन्ना 2 नेशन थ्योरी यानी 2 राष्ट्र सिद्धांत के सबसे बड़े समर्थक बन गए। वो ये कहने लगे कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग कौम हैं जो एक साथ रह ही नहीं सकती। और 1940 में ये सिर्फ एक थियोरी नहीं रही। मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक प्रस्ताव पास किया जिसमें साफ साफ एक अलग मुल्क यानी पाकिस्तान की मांग रख दी गई। ये वो पल था जब बंटवारे की बात अब सिर्फ एक ख्याल नहीं बल्कि एक राजनीतिक मकसद बन चुकी थी। 1940 के चुनावों के नतीजों ने मानो सब कुछ शीशे की तरह साफ कर दिया। आप देखिए, कांग्रेस ने जनरल सीटों पर जबरदस्त जीत हासिल की, मतलब वो एक मिले जुले हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर रही थी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए रिजर्व लगभग 90% सीटें जीत ली। ये इस बात का सबूत था कि पाकिस्तान की मांग को बहुत बड़ा समर्थन हासिल है। देश पूरी तरह से बट चुका था। और अब हम उस आखिरी सबसे खूनी साल में पहुंच रहे हैं। जब सियासत नाकाम हो गई तो सड़कों पर हिंसा और अराजकता का राज हो गया। इसकी शुरुआत हुई 16 अगस्त 1946 को। पाकिस्तान की मांग पर जोर देने के लिए मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया, लेकिन कलकत्ता की सड़कों पर इस एक्शन का मतलब था भयानक दंगे। हजारों लोग मारे गए।
कलकत्ता तो बस एक शुरुआत थी। ये हिंसा एक आग की तरह फैली। कलकत्ता के बाद बंगाल के नोआखाली में हिंदुओं को निशाना बनाया गया। इसके बदले में बिहार में मुसलमानों पर हमले हुए और फिर ये आग पहुंची पंजाब, जहां इंसानियत की सारी हदें पार कर दी गईं। इस जलते हुए माहौल के बीच भारत के आखिरी वाइसरॉय बनकर आए लॉर्ड माउंटबैटन। उनका काम था किसी भी तरह से सत्ता को ट्रांसफर करना। जब नेताओं के बीच कोई सुलह नहीं हो सकी तो 3 जून 1947 को उन्होंने बंटवारे का प्लान दुनिया के सामने रख दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात, आज़ादी की तारीख जो पहले 1948 में तय थी, उसे खींचकर बस कुछ ही महीनों बाद 15 अगस्त 1947 कर दिया गया। इस जल्दबाजी का सबसे भयानक नतीजा था रैडक्लिफ लाइन। सोचिए जरा, एक ब्रिटिश वकील सिरिल रैडक्लिफ, जो जिंदगी में कभी भारत नहीं आए थे, जिन्हें यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों के बारे में कुछ नहीं पता था, उन्हें सिर्फ 5 हफ्तों में भारत और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर बनाने का काम दे दिया गया। उन्होंने नक्शे पर एक लकीर खींच दी और उस एक लकीर ने किसी का घर आंगन में काट दिया तो किसी का गांव 2 देशों में बांट दिया। तो बंटवारा हो गया, देश आजाद हो गए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इस बंटवारे ने अपने पीछे क्या छोड़ा? लोगों की जिंदगी पल भर में बदल गई। लाखों लोग रातों रात अपने ही देश में बेगाने हो गए, रेफ्यूजी बन गए। ट्रेनें लाशों से भरकर एक सरहद से दूसरी सरहद जा रही थी, जिन्हें मौत की ट्रेनें कहा जाने लगा। और सिर्फ जमीन और लोग ही नहीं बटे, फौज, रेलवे, यहाँ तक कि दफ्तरों के टाइपराइटर तक का बंटवारा हुआ। बंटवारे के बाद बने इन 2 मुल्कों ने अपने लिए 2 बिल्कुल अलग रास्ते चुने। भारत ने एक सेक्युलर डेमोक्रेसी यानी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र का रास्ता चुना, जहां हर धर्म के इंसान को बराबर का हक मिले। वहीं पाकिस्तान की बुनियाद मुसलमानों के लिए एक अलग वतन के तौर पर रखी गई। और बंटवारे ने एक ऐसे जख्म को जन्म दिया जो आज तक रिस रहा है, कश्मीर का मुद्दा। उस वक्त रजवाड़ों को ये छूट दी गई थी कि वो या तो भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में, और कश्मीर पर जो फैसला नहीं हो पाया, वो विवाद आज भी दोनों देशों के रिश्तों की सबसे बड़ी वजह बना हुआ है। तो आखिर में यही सवाल बचता है, क्या वो सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा था जो बंट गया, या वो दिलों का, रिश्तों का और हजारों साल की साझी विरासत का बंटवारा था? इसकी परछाइयां आज भी हमारे समाज पर पड़ती हैं, और ये हमें बार बार याद दिलाता है कि नफरत और बंटवारे की सियासत हमेशा तबाही ही लाती है।